अबुल हसन नकवी, बच्चों के प्रोग्राम होनहार के भाईजान, इनसे मेरा तारुफ बहुत बचपन से था। ये प्रोग्राम हर इतवार को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से नशर हुआ करता था और हम लोग उन दिनों सरगोदा में हुआ करते थे और इस प्रोग्राम को सुनना हर इतवार को गोया हमारे निसाब में शामिल था, क्योंकि उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान फ़न, सकाफ़त, तख्लीक और अदब का एक इंतहाई मोतबर इदारा हुआ करता था। लेकिन उस वक्त मुझे ये गुमान भी नहीं था कि ये जो बच्चों के भाईजान हैं अबुल हसन नकवी, इनसे मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़, करीबी रिश्ता कायम होने वाला है। मैं 70 के अशरे के बस में जब लाहौर गई, यानी नशियात की दुनिया में मैंने पहला कदम रखा, तो अबुल हसन नकवी अपने तमाम तर तजर्बात समेट कर नशियात की एक नई दुनिया की जानिब रवाना हो चुके थे और रेडियो पाकिस्तान लाहौर को हमेशा के लिए खैर बात कह चुके थे। लिहाजा मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने ससुर मुस्तफ़ा अली हमदानी और अपने शौहर सफदर अली हमदानी से उनका इस कदर तस्करा सुना कि मुझे बिल्कुल यही लगता था कि मैं तो नकवी चचा से मिल चुकी हूँ। बाज़ाब्ता गुफ्तगू उनसे मेरी जूम पर हुई जब मैंने अपना टेलीविज़न चैनल यूट्यूब पर कायम किया। तो फिर मैंने चाहा कि मैं नकवी चचा से कुछ उनके तजर्बात के बारे में, कुछ उनकी यादें अपने चैनल के लिए समेट लूँ। और इसी गुफ्तगू में नकवी चचा ने बहुत ही मोहब्बत से मुस्तफ़ा अली हमदानी का जिक्र किया और ये कहा कि वो सिर्फ मेरे साथी नहीं बल्कि वो तो मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और फिर जो मेरे मामू हैं हसन ज़की काज़मी, उनका भी उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज में जिक्र किया। यकीनन मोहब्बतों की, अदब और एहतराम और अदब व आदाब और एहतराम की ये तहजीब, इसके आसार अब मिटते ही चले जा रहे हैं। नकवी चचा ऐसे अदीब थे जो एहसासात को अल्फाज में समो देते थे। जो इर्द गिर्द का माहौल होता था और जो जिन शख्सियतों के साथ वो काम कर रहे होते थे, उनके बारे में वो बिल्कुल इस तरह से मंजर कशी किया करते थे, इस तरह से उन शख्सियात को अल्फाज में पिरो देते थे जैसे कारी को बिल्कुल ये एहसास हो कि उसने तो वो, या तो वो उस मंजर के अंदर है या वो उस शख्सियत से मिल चुका है। जैसे कि नासिर काज़मी हैं, उनका खाका पढ़ के मुझे बिल्कुल यूँ लगा, नासिर काज़मी की शायरी पढ़ चुकी थी, उनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन इनका खाका पढ़ के मुझे बिल्कुल यूँ लगा कि मैं तो नासिर काज़मी से मिल चुकी हूँ। तो फिर इसी मीटिंग में, यानी जूम मीटिंग में, मैंने नकवी चचा से ये दरख्वास्त की कि अपनी पसंद का कोई खाका या उससे कुछ इक़्तिबास थोड़ा सा हमें सुना दीजिए। तो उन्होंने फिर कमाल मोहब्बत से मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं किया और शौकत थानवी का जो खाका था उसमें से उन्होंने एक छोटा सा, यानी चंद लाइनें इक़्तिबास हमें सुनाया। ये हैं शौकत थानवी और इनके बराबर में जो साहब बैठे हैं ये हैं सैयद रजी तिरमिजी। शौकत थानवी के मुंह में तंबाकू, कत्था चूना, छालिया भरी हुई है। उगालदान ये अपने घर से ले आए हैं। जब जरूरत होती है तो उगालदान उठाकर पीक थूकते हैं और फिर लिखने में मसरूफ हो जाते हैं। देखिए ये कुछ कह रही हैं। नगमी, चाय पियोगे? जी हाँ पी लेंगे, शुक्रिया। ये लीजिए, मोइन खान की कैंटीन से बोस्तान खान आ गया है। ये कम उम्र लड़का, ये 17-18 साल का नौखेज पठान इलाके गैर से होता हुआ आज ये लाहौर पहुंचा है और बोस्तान खान को फिर किसके पास भेजा गया है? शौकत थानवी के रूबरू। और वो जिंदा दिली और अमली ज़राफत का जीता जागता पैकर, और इधर बोस्तान खान भोला भाला। जरा सुनिए तो शौकत थानवी और बोस्तान की गुफ्तगू। हाँ भाई, हाफ से चाय ले आओ, शौकत थानवी ने बोस्तान साहब से कहा। सोचे किस चीज में? बोस्तान ने पूछा। ये इसकी मुलाजमत का पहला दिन था। इलाके गैर से आए हुए लड़के को क्या मालूम कि कैंटीन से चाय यहाँ तक किस चीज में लाई जाती है। शौकत थानवी ने झुककर
میز کے نیچے سے وہ گالدان نکالا اور بوستان خان کے حوالے کر دیا، اور وہ سیدھا سادہ لڑکا وہ گالدان لیے معین خان کے پاس چلا گیا۔ ارے ارے یہ کیا؟ معین خان نے بوستان سے پوچھا۔ وہ جی وہ ادھر جو صاحب بیٹا ہے وہ چائے مانگتا ہے۔ تو یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ وہ جی اس کے اندر چائے مانگتا ہے۔ معین خان تمام صورتحال کو فوراً سمجھ گئے اور ہنسنے لگے۔ پوری کینٹین زعفران دار بن چکی ہے، اور ارے چند روز کی بات ہے، یہی بوستان خان اتنا زیرک و ذہین ثابت ہوگا کہ اسے یہ تک علم ہوگا کہ رفیع پیرزادہ دن کے 11 بجے 6 فرائی انڈے اور 8 ٹوسٹ نوش فرماتے ہیں۔ آئیے اب آگے چلیں۔ زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ نغمی چچا کی زندگی کا ساز ان کی کتابوں میں اور ان کی یادوں کی صورت میں ہمیشہ بجتا رہے گا، لیکن بس اس میں نغمی چچا کی آواز نہیں ہوگی۔